वेलकम टू प्रिंस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। देखिए, अभी रिसेंटली यूपीएससी ने अपने जीएस 1, 2, 3 एंड जीएस ऑप्शनल ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं और ये मेंस एग्ज़ाम बोले जाते हैं। अगर जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, देखिए बेसिकली जो यूपीएससी का पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स, जो कि ऑलरेडी अक्टूबर में हो चुका है। उस प्रीलिम्स में क्वालीफाई होने वाले जितने भी बच्चे थे, उन्होंने अभी दिया है मेंस का एग्ज़ाम। तो अब ये जो एनालिसिस है, ये एंटायर वीडियो किसके ऊपर डिपेंड है? जो अभी जीएस 1, 2, 3 एंड जीएस जो अभी ऑप्शनल के तौर पे यहाँ पे एग्ज़ाम हुए हैं, मेंस में लिए गए हैं, उनके जो पैटर्न है और जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, उसके लिए आपके पास क्या माइंडसेट होना चाहिए था, क्या नॉलेज होनी चाहिए थी, वो डिस्कस करेंगे। एंड मोर और लेस ये जो लेक्चर है, इसका फोकस रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं अपने 2023 में, 2024 के अंदर जो देने वाले हैं। तो वो अभी अपने बिगिनिंग स्टेज के अंदर किन-किन पॉइंट्स को अपने जो प्रिपरेशन है उसके अंदर ध्यान में रख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और थोड़ा-सा स्मूथ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ये जो मेन जो हमारा एजेंडा है इस लेक्चर का उन स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि देखिए जो बच्चा ऑलरेडी एग्ज़ाम लिख के आ चुका है, उसके लिए मेरी तरफ से यही आपको सलाह रहेगी कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगे, राइट? तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा फ़ोकस क्या होगा? सबसे पहला फ़ोकस यही है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसके पीछे रीज़न क्या था क्वेश्चन के पूछने का, राइट? और फिर हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन्स पूछे गए, उसके लिए क्या-क्या नॉलेज होनी चाहिए थी और क्या-क्या आपके पास डेटा होना चाहिए था, उसको आंसर करने के लिए, राइट? फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था। इट शुड बी इन ग्राफिकल वे, या फिर उसको पैराग्राफ की फॉर्म में करना चाहिए था, या फिर आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको ड्रॉ करना था। किस पैटर्न के थ्रू आपको वो अटेम्प्ट करना था, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और कहीं न कहीं हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो अभी पेपर हुए हैं और जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसका लेवल क्या था, उसका स्टैंडर्ड क्या था, उसकी टफनेस कितनी थी। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी इसमें 1-2 क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें, तो ये जो आपका पूरा पेपर था, ईज़ी टू मॉडरेट की कैटेगरी में था ये। ईज़ी टू मॉडरेट की कैटेगरी में था। कैसे हम कह सकते हैं ईज़ी टू मॉडरेट की कैटेगरी में? क्योंकि देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया है, बहुत ही ईज़ी है। जो किस टॉपिक की बात कर रहा है? लैंडस्लाइड की। और स्पेसिफिकली 2 जगह के लैंडस्लाइड की बात हो रही है। एक है आपका हिमालयन रीजन और एक है वेस्टर्न घाट। और पूछा कितना है? जस्ट 150 वर्ड में। तो अभी वन बाय वन एक-एक क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या कीवर्ड थे जिसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए था और उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको उनको ईज़िली टैकल करना था, राइट? मैं एक बार साइड हो जाता हूँ ताकि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख पाओ और आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है? डन स्क्रीनशॉट। और ये हैं आपके नेक्स्ट फर्दर 8 क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान थे, बट जिन बच्चों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं थी, तो माइट भी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन देखने में आसान हो, लेकिन जो कीवर्ड्स थे, जो की पॉइंट होने चाहिए थे आंसर में, अगर वो मिस हैं तो ऑब्वियसली जो यूपीएससी के चेकिंग के पैटर्न के अकॉर्डिंग उसमें नंबर नहीं आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। डिफरेंशिएट द कॉज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट। यानी 3 कीवर्ड कौन से आ गए आपके पास? एक है आपका लैंडस्लाइड, यानी ये लैंडस्लाइड फिनोमिना होता क्या है ये पता होना चाहिए। उसके बाद हिमालयन रीजन, ये पता होना चाहिए कहां पे है। उसके बाद वेस्टर्न घाट, ये कहां पे है ये पता होना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा सा हम एक नई शीट देखते हैं, कहां से आई है नई शीट। चलिए, सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था, या फिर जो बच्चे अभी ये देखना चाहते हैं कि जो यूपीएससी की मार्कशीट आती है या फिर जिसके ऊपर आप आंसर लिखने वाले हो, उसका क्या क्राइटेरिया और क्या स्टैंडर्ड है। देखो, यहां पे आपका लिखा होता है क्वेश्चन, राइट? सबसे पहले होगा हिंदी, देन इंग्लिश, इसके बाद इस तरीके से बाउंड्री आपको मिलेगी। यानी जो अभी मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे भी इस तरीके से मिलेगी। ये जो मैंने आपको पोर्शन शो किया है, ये स्पेस मिलता है आपको 150 वर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका होगा? आप जो सबसे पहला कीवर्ड हमने यहाँ पे देखा है, सबसे पहला कीवर्ड क्या देखा है हमने? लैंडस्लाइड का देखा है। अब ये जो लैंडस्लाइड है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट डज रियली मीन लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब क्या है?
क्या वो स्टीप स्लोप पे लैंडस्लाइड होगा, जेंटल स्लोप पे लैंडस्लाइड होगा? तो ये आपको इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड कौन से हैं? हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट। अब जब आप ये आंसर कर रहे हो तो आपको ये दिखाना है कि आपको इन पर्टिकुलर लोकेशन की जो पर्टिकुलर लोकेशन पूछी गई है मैप में कहां लोकेटेड है पता है। इतनी सी जगह में आपको मैप ड्रॉ करना है अपना। ये बन गया आपका हिमालयन रीजन और ये बन गया आपका वेस्टर्न घाट। इधर आप इस तरीके से शो कर सकते हो, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट और ये पूरा हो गया आपका हिमालयन रीजन। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे ये है कि जो भी आपने आंसर अभी लिखेंगे इजीली आप इसको डिमार्केट भी कर सकते हैं। दिस इज वेस्टर्न घाट, दिस इज हिमालयन रीजन। तो इससे क्या है, जो आपके पास स्पेस रहेगा उसको प्रॉपरली आप यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर 3 चीजें होती हैं। अगर आप चार्ट बना सकते हो चार्ट बनाओ, मैप बना सकते हो मैप बनाओ, डायग्राम बना सकते हो डायग्राम बनाओ, बिकॉज दीज थिंग्स गोइंग टू बी फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। फिर उसके बाद आप यहाँ पे वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ कुछ कीवर्ड्स है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए अलाइन किए, क्या क्या इसके अंदर आप ऐड कर सकते थे। जैसे आप वेस्टर्न घाट के बारे में लिख रहे हो, ईस्टर्न घाट के बारे में भी थोड़ा सा आप अभी रिसर्च कर सकते हो साथ के साथ। पूरा टाइमिंग हम फोकस रखते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। जैसे यहाँ पे हैवी माइनिंग एक्टिविटी, इसका डिस्कशन या फिर ये कीवर्ड होना चाहिए था आपके में। देखिए ये टेंटेटिव है, राइट। जब आप एक प्रेशर के टाइम पे आंसर लिखते हो ना, क्योंकि देखिए अभी जो आप वीडियो देख रहे हो एकदम रिलैक्स माइंड है आपका, माइट भी ये सारे पॉइंट आपको लगे कि अरे ये सर तो बहुत इजी वाले पॉइंट है, इसमें ऐसा अलग क्या है। देखिए जब आप पेपर लिख रहे होते हैं ना, आपके पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हार्डली 5 to 7 मिनट का टाइम होता है। अब उस 5 to 7 मिनट में सीक्वेंस मैनर में एक फ्लो के अकॉर्डिंगली आप माइंड में ये सारे पॉइंट लेके आ पा रहे हो नहीं आ पा रहे हो। अगर आपको एक एक पॉइंट को सोच सोच के लिखना पड़ रहा है, आपका पेपर पूरा नहीं होगा। अगर पेपर पूरा नहीं हुआ तो इन शॉर्ट आपके नंबर ऑटोमेटिक कम होंगे। अगर आप 20 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो इट मींस आप कितने नंबर, 20 नंबर पीछे हो चुके हो अपने कंपटीशन से। इसलिए ये जो आपको भले ही आसान से पॉइंट लग रहे हैं, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गई, रोड कंस्ट्रक्शन, हैवी रेनफॉल और विंड मिल प्रोजेक्ट्स, ये आपको लग सकते हैं छोटे पॉइंट है और बहुत ही आसान पॉइंट है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपके माइंड से स्किप हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, अगर आप हिमालयन रीजन की बात कर रहे हो तो ये आपके पॉइंट होने चाहिए थे, जैसे कि ये यंग है, फ्रेजाइल है। नेक्स्ट, इनके अगर आप बात करते हो यंग की, यानी कि टेक्टोनिकली एक्टिव है, जो स्टिल अपवर्ड मूव कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आप ये भी यूज कर सकते हो वेस्टर्न घाट के, दैट दीज आर द सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन, राइट। आप एक बार सर्च करो सबमर्ज कोस्ट लाइन का मतलब क्या है, और यहाँ पे आप मेन जो कीवर्ड है वो यूज कर सकते हो, दीज आर द टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट्स, सो ड्यू टू दैट फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आर कॉमन हेयर। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रिगर होते हैं, जितने भी फ्रैक्चर्स डेवलप होते हैं ड्यू टू हैवी रेनफॉल, उनके अंदर जैसे ही अर्थक्वेक आता है, एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है। अर्थक्वेक की वजह से जो एंटायर माउंटेन शेक होता है, और ये जो स्लोप है, इस स्लोप से जितनी भी डेब्रिस है वो डाउनवर्ड फ्लो करना स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये सारी चीजें आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए इसको आंसर करने के लिए, तभी आप एक प्रॉपर फ्लो डेवलप कर पाओगे अपने आंसर में। तो एक बार दोबारा देखते हैं क्या क्या आपको ध्यान रखना है जब आप इसको आंसर करें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर 3 आपके कीवर्ड थे, इनको ध्यान में रखना है और इसी के ऊपर ही आपका पूरा आंसर होना चाहिए। आपको कितनी शीट मिलेगी 150 वर्ड के लिए? 1 2। अगर 250 वर्ड का है तो एक शीट और आप एक्स्ट्रा यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, बस इतना ही स्पेस आपको मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका एक अगला क्वेश्चन उसके ऊपर लिखा होगा। ऐसा नहीं करना है कि आपका ये आंसर पूरा नहीं हुआ तो इसको कट किया, क्वेश्चन को कट किया और वहां पे आंसर करना स्टार्ट कर दिया। क्लियरली मेंशन्ड है, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट करता है तो उसके टोटल लेट अस सपोज 70 नंबर आए हैं, उसमें से बकायदा लिखा जाएगा कि इसके 3 नंबर और एक्स्ट्रा डिडक्ट हो। ठीक है, तो ये गलती मत करना, जितना स्पेस अवेलेबल है उसी स्पेस को यूटिलाइज करके आंसर करना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये लीजिए मैं साइड हट गया हूं, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। हाँ देखिए, आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी हमेशा ये बोलता है कि ओरिजिनलिटी होनी चाहिए आंसर में। ऐसा नहीं है कहीं का कट कॉपी पेस्ट कर दिया, इसलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड दिखाए हैं। और जो जितना भी मेरा पूरा लेक्चर है इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको कीवर्ड के ऊपर ही फोकस किया है, क्योंकि जो आपके आंसर है कीवर्ड के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन, एक बार आप रीड आउट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। यानी कि यहाँ पे किसकी बात हुई है? सबसे पहला कीवर्ड है आपका गोंडवाना लैंड।
दूसरा कीवर्ड क्या है, माइनिंग इंडस्ट्री, और तीसरा कीवर्ड क्या है, जीडीपी की बात हो रही है, ठीक है। सॉरी, कितने वर्ड का है, अगेन ये 150 वर्ड का है। तीनों कीवर्ड फाइंड आउट हो पा रहे हैं इसमें, राइट। और लास्ट में क्या बोला गया है, आपको डिस्कस करना है, ठीक है, डिस्कस पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कीवर्ड है। सो इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे, देखिए यहां पे इंट्रोडक्शन में जीडीपी का जिक्र कर सकते हो आप, राइट, जीडीपी का जिक्र कर सकते हो, या फिर गोंडवाना लैंड, इस वर्ड को डिफाइन कर सकते हो, ये वर्ड कहां से आया है, वैगनर ने इस वर्ड का यूज किया, गोंडवाना लैंड, राइट। जब वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अपनी प्रपोज कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो आपका पेंजिया है 2 पार्ट में टूटेगा, लॉरेंशिया एंड गोंडवाना। तो वहां पे आप बता सकते हो गोंडवाना कैसे पिक हुआ है, जहां पे गोंड ट्राइब आपकी रहती है, ठीक है। तो जहां पे गोंड ट्राइब रहती है उस लैंड को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड बोलते हैं। आप इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक डेटा मेंशन किए हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे माइनिंग सेक्टर है, यहाँ पे इंडस्ट्री की बात आई है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप माइनिंग प्लस गोंडवाना दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो। लेकिन अभी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, माइनिंग और जीडीपी को कंबाइन करके डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। फर्दर इसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं वो आपको दिखाया गया, जैसे हाई टैक्सेशन। अभी देखिए मैं किसी भी पॉइंट के डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, अगर डिटेल में जाऊंगा यही एक्सप्लेनेशन आपके 3 से 4 घंटे की हो जाएंगी, और मेरा टारगेट है विद इन 45 मिनट में इसको मैं समराइज कर दूं, ठीक है। क्या है, थोड़ा सा गला खराब है आज, तो ये जितने भी हैं मैं साइड में इसलिए हो रहा हूँ, आप इसको पॉज करें, एक एक पॉइंट को थोड़ा सा देखें, और कौन से डेटा को कहाँ पे कैसे यूज करना है वो आप अपने एक मॉडल आंसर के तौर पे खुद भी लिख सकते हैं, और नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए, और उसमें हम जरूर रिप्लाई करेंगे, चेक करेंगे कि किसका आंसर कितना बेटर है, और उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, राइट। देख लिया, चले आगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, what are the environmental implication of the reclamation of water body into urban land use। इसका मतलब पता क्या है, आपने दुबई का नाम सुना है, दुबई में आपने बुर्ज अल अरब का नाम सुना है, बुर्ज अल अरब 7 स्टार होटल है, शेप दिखाता हूं मैं आपको कैसी है, ऐसी शेप है उस बिल्डिंग की, ध्यान आया, कभी किसी मैगजीन वगैरह में देखा हो। और इधर इस तरीके का एक रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ पे एक्चुअल मुझे ध्यान नहीं है हेलीपैड कहाँ पे है, एक हेलीपैड भी है। तो ये जो पूरी बिल्डिंग है कहाँ बनाई गई है, ये समुद्र के बीच में बनाई गई है। समुद्र के बीच में कैसे बनाई है, यहाँ पे पहले एक बेस तैयार किया गया है, यहाँ पे पहले क्या किया है, एक बेस तैयार किया है। जो ये बेस बना है कहाँ है, समुद्र के बीच में है, एग्जैक्ट समुद्र के बीच में नहीं है, जैसे कि ये आपका कोस्टल पार्ट हो गया, यानी जमीन यहाँ पे खत्म हो गई, कोस्टल पार्ट के खत्म होने के बाद कहाँ गए हैं, पानी के अंदर गए हैं, पानी के अंदर यहाँ पे इंजीनियरिंग का यूज करके एक स्टेज, या फिर आप बेसमेंट, या फिर आप क्या बोलते हैं, लैंड यहाँ पे बनाई गई है। लैंड कैसे बनाई है, बहुत सी टेक्निक्स है, किस तरीके से, वाइब्रेशन का यूज करके, राइट। ये आगे अगर बहुत से किसी का इंटरेस्ट है कैसे बनी है, नेशनल ज्योग्राफी में आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी। तो अब ये क्या हुआ है, ये जमीन पे बनी है या पानी के अंदर एक हार्ड सरफेस को तैयार किया गया और उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार की है, हार्ड सरफेस पे, और कहाँ है, ये पानी के अंदर है। इसी को बोलते हैं रिक्लेमेशन, इसी को क्या बोलते हैं, रिक्लेमेशन। ऐसे ही यहाँ पे बहुत से स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, किसके थ्रू, जो सऊदी अरब है उसके द्वारा बनाए गए हैं। और इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में बहुत से वेटलैंड है, उनको सुखा के और उसके ऊपर बहुत सी कॉलोनियां बनाई गई हैं, राइट। इसी को बोलते हैं रिक्लेमेशन ऑफ वेटलैंड। अब सवाल यह है कि यह क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार केरला के अंदर क्या आई है, बाढ़ आई है, इवन की बैंगलोर के अंदर भी बाढ़ आई है। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये है कि हर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के पास, हर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के पास अगर एक्स्ट्रा पानी आता है वो कहाँ स्टोर होगा, उसकी प्रॉपर क्या होती है, एक नेचर ने हर चीज का सोल्यूशन बनाया हुआ है। जैसे ये आपका हाईलैंड है, हाईलैंड से पानी रोल होता हुआ कहाँ पे आएगा, लो लाइन पे। अब लो लाइन पे अगर यहाँ पे मार्शी एरिया है तो पानी क्या रहेगा, यहाँ पे इजिली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे बफर जोन है पानी को इकट्ठा होने के लिए। लेकिन हैवी अर्बनाइजेशन की वजह से हुआ क्या है, ये जो आपका पार्ट है जहां पे बफर जोन नेचर ने खुद बनाया हुआ था, इसको क्या किया है, वाइप आउट करके यहां से, और इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, लैंड में। और यहाँ पे क्या बनाए गए हैं, स्काई स्क्रीपर,
और इसको ही बोलते हैं हम, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिक्लेमेशन ऑफ अर्बन यूज, ठीक है, वाटर बॉडी का। यानी यहाँ पे जो 3 कीवर्ड है कौन से आगे, सबसे पहले है एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, ब्लैक कलर है, ब्लैक में दिखेगा नहीं, ठीक है, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, फिर उसके बाद है रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज, और तीसरा यहाँ पे कीवर्ड क्या है, अर्बन लैंड यूज। कितने वर्ड का है, ये है 150 वर्ड का, जो आपको आंसर करना है। तो ये मैंने आपके लिए कीवर्ड लगा दिए, जितना मैंने आपको समझाया है वो सारे इसके अंदर मिल जाएंगे, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, एनक्रोचमेंट हो गया, इलीगल माइनिंग एक्टिविटी हो गई, और अनप्लान्ड टूरिज्म हो गया, राइट। ऑल्दो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रोस्पेक्टिव से पूछा गया, एनवायरमेंटल से पूछा गया है, लेकिन आप इसका आंसर इन पैरामीटर पे भी कर सकते हो, सोशल पे भी और इकोनॉमिक फंक्शन पे भी, जो इम्पैक्ट आते हैं उस पे भी कर सकते हो। और मेन कीवर्ड आप कौन सा इसके अंदर लोगे, लेक्स एंड वेटलैंड्स का यहाँ पे जो डेटा है वो आप शेयर करोगे कि कौन सी जो लेक्स है उनको ड्राई करके और उसको लैंड के अंदर कन्वर्ट किया है, राइट, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे आप फ्लड का भी एग्जांपल ले सकते हो, इधर आप केरला का भी एग्जांपल ले सकते हो, कुछ पॉलिसीज यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2010, इसने क्या क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की है, ये भी आप जिक्र कर सकते हो। ऑल्दो इसके अंदर आपको आंसर करना है जस्ट 150 वर्ड में, तो आप प्रिसाइजली चेक कर लीजिएगा कौन से डेटा को और कौन से कीवर्ड को यूज करके आप इसके अंदर इजिली 150 वर्ड के अंदर आंसर कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है सबसे फेवरेट, मेरा नहीं, यूपीएससी का, क्योंकि यूपीएससी हमेशा वोल्केनो से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो प्रीलिम्स में आए चाहे वो आपके मेंस में आए। इस बार आपके मेंस में आया है, ये है आपका वायलेंट टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन की पिक्चर। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या पूछा गया आपसे, वोल्केनिक इरप्शन 2021 में जितने भी हुए हैं उनके नाम आपको मेंशन करने हैं, प्लस में उनकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट हुए हैं। तो अभी सारे नाम मेंशन करने जरूरी हैं, नॉट नेसेसरी, इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए नाम मेंशन कर दिया, लिस्ट है। मैं साइड हट जाता हूँ, एक बार आप इनका नाम देख लें। और एक और चीज, जो रीयूनियन आइलैंड है वो दोबारा से एक्टिव हो गया है, रीयूनियन आइलैंड दोबारा से एक्टिव हो गया। ये लाइन मैंने क्यों बोली है, रिसर्च करके जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्लड बेसाल्ट का इवेंट इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू में हुआ था, जिसने 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इंडिया में क्या किया था, फ्लड बेसाल्ट की एक लेयर के लिए क्रिएट की थी। और आज की डेट में ये आपको कहां तक मिलेगा, वेस्ट बंगाल और सदर्न हरियाणा तक आपको इसका एक्सटेंट देखने को मिलता है। और ये किसकी देन है, रीयूनियन आइलैंड की। और ये रीयूनियन आइलैंड पे कहां से आया, जब इंडिया गोंडवाना लैंड से टूट के कहां पे मूव करा था, नदन साइड में यूरेशिया की तरफ इंडिया मूव करा था, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट। और जब ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेट मूव कर रही थी नदन साइड में, उसी टाइम ये कांटेक्ट में आया था किसके, रीयूनियन हॉटस्पॉट के नाम से उस टाइम आपको पढ़ने को मिलेगा, राइट। बैकग्राउंड में ये सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में चर्निंग में आनी चाहिए। ये इनके डेट के साथ और ईयर के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिए, क्या कौन से माउंटेन जो वॉल्केनिक है, इरप्ट हुए हैं, राइट। आइसलैंड में हुआ है, एना क्राकातोआ हुआ है, लेकिन एना क्राकातोआ थोड़ा सा पहले हुआ था, राइट। अब बात ये आती है, इसमें देखिए क्या क्या आपसे पूछा गया है। इसके अंदर एज सच कोई कीवर्ड नहीं है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी जो डेटा कैपेसिटी है कि आप अपने माइंड में कितने फैक्ट्स को रिटेन कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए पूछा गया है। दूसरा, यहाँ पे रीजनल एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप सिर्फ इसी पिक्चर से ही कम से कम 6 से 7 पॉइंट बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये क्या है आपके डस्ट पार्टिकल, अगर डस्ट पार्टिकल की कंप्लीट लेयर बन जाए किसी पर्टिकुलर एरिया में, क्या धूप आ पाएगी वहां पे, धूप नहीं आएगी। अगर धूप नहीं आएगी उस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियस सी बात है डाउनवर्ड क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो पहला आपने इंपैक्ट देख लिया, मिनी आइसेज आएगा। दूसरा इंपैक्ट, अगर मिनी आइसेज आया और यहाँ पे जो क्रॉप्स है उसको सनलाइट चाहिए, क्रॉप नहीं होगी, क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर हो गया तो यहीं पे तीसरा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, प्रोडक्शन की कमी हो गई। प्रोडक्शन की कमी हो गई, जो फूड चाहिए था जिस एनिमल को उसको खाना नहीं मिला, तो क्या होगा, यहाँ पे जो मास है यानी जो पॉपुलेशन के नंबर है वो डाउन होना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से सिर्फ आप इस एक पिक्चर को देख के इतनी सारी चीजें आप निकाल सकते हो। और अगर ये लावा फ्लो हो रहा है, लावा अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे आप और क्या ऐड कर सकते हो, वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है, ये आप इंपैक्ट लिख सकते हो। इसमें चाहे तो आप पॉजिटिव इंपैक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दोनों आप चाहे तो बैलेंस आंसर भी लिख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, ये मैंने कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए हैं डेटा, आप एक बार इसको
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि जितना मैंने अभी आपको 1 से 2 मिनट में सारा कुछ वर्बली बता दिया है, एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आगे चलें। थोड़ा सा गले में स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी वाइंड अप करता हूँ इसको। 5th क्वेश्चन है आपका, वाई इज इंडिया कंसिडर एज ए सब कॉन्टिनेंट। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो बच्चे दिमाग में कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी को दिमाग में रखेंगे ना, वो गलत कर जाएंगे इसको। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्रिसाइजली किसकी बात हुई है? इंडिया की बात हुई है। और जब वैगनर बात करते हैं उसके अंदर आपका पाकिस्तान भी आता है, उसके अंदर आपका बांग्लादेश भी आता है, राइट। और आज की डेट में ये दोनों पार्ट इंडिया के नहीं हैं। तो इसलिए जब आप आंसर करिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, कुछ कीवर्ड्स है यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किए हैं, जैसे कि आप जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का यहाँ पे जिक्र करेंगे, जियोग्राफिकल टाइम का जिक्र करेंगे। अगर आप जियोलॉजिकल टाइम का यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं तो सुपर कॉन्टिनेंट, यहाँ पे गोंडवाना क्या आप मेंशन करेंगे कि गोंडवाना से जो प्लेट टूट के अलग हुई है, राइट, वो थी आपकी इंडियन पेनिनसुलर प्लेट, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे आप पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कल्चर की बात कर सकते हैं। देखिए जो आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर क्या क्या आप मेंशन कर सकते हैं कि एक ही जगह पे, एक ही कंट्री के अंदर आपको सेम टाइम में क्या मिलेगी? स्नो भी मिल सकती है, सेम टाइम में आपको आइस भी मिलेगी, प्लस में यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल जो टेम्परेचर होता है वो भी मिलेगा। गुजरात से और मणिपुर की तरफ अगर आप ट्रेवल करते हैं, यहाँ पे हर 50 किलोमीटर पे एक तो डायलेक्ट चेंज होता है, यानी कि जो बोली है आपकी, जो हम वोकैबुलरी जो भाषा यूज करते हैं वो चेंज होती है, प्लस में यहाँ का जो कस्टम ट्रेडिशन वो भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैप बना के भी शो कर सकते हैं कि यहाँ का कस्टम और यहाँ का कस्टम बिल्कुल अलग है। फिर यहाँ पे आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी मेंशन कर सकते हो। जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वहां पे भी जो इंडिया के जो कल्चरल एक्सचेंज है वो पॉसिबल है, राइट। तो ये आप मेंशन कर सकते हो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट डिफाइन करने के टाइम पे, ठीक है। और सबसे पहली लाइन में मैंने आपको यही बता दिया सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता क्या है। पढ़ लीजिएगा आप इसको, मैं एक थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। डन हो गया, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगेन आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज को चेक करने के लिए पूछा गया था। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना आपके पास दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट आनी चाहिए थी इस आंसर को करने के लिए। सबसे पहला, आपको वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी, एक बार क्वेश्चन में आपको दोबारा दिखा देता हूँ अगर पढ़ नहीं पाए तो आप देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, मैंने मेंशन कर दिया है माउंटेन रेंजेस पूछी गई है वर्ल्ड की, और उनका इंपैक्ट पूछा गया है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, राइट। एक बार दोबारा से देख लीजिए, कीवर्ड यही है इस पूरे आंसर के अंदर, मतलब नॉट आंसर के अंदर, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अंदर कीवर्ड यही है। तो सबसे पहले जिस बच्चे को वर्ल्ड मैप नहीं आता है बनाना, सीख लो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड सी, ठीक है, डन। ये लीजिए, ये बन गया आपका नॉर्थ अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकाज बन गया, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसको थोड़ा सही कर देते हैं, टेढ़ा हो गया ये। एक रफ स्केच भी अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं मोर देन इनफ है। इसका साइज ठीक है। अभी फिलहाल इसी के ऊपर ही देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने उसमें मैप पॉइंटिंग में ऑस्ट्रेलिया का भी मेंशन किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक माउंटेन रेंजेस का पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कितने वर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। इसमें वर्ड मैंने मेंशन नहीं किए, हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, वर्ड्स मेंशन नहीं है। अराउंड राउंड अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका मान के चलो 250 वर्ड के आसपास होगा। अगर 250 वर्ड के आसपास है, जैसे ये रेंज हो गई आपकी रॉकीज, ये रेंज हो गई आपकी एंडीज, और ये रेंज हो गई आपकी एटलस, ये रेंज हो गई आपकी
एल्प्स, ये रेंज हो गई यूराल, ये रेंज हो गई आपकी हिमालयन। तो कितनी हो गई आपके पास? 1 2 3 4 5 और 6। बड़े इजीली आपका जो 250 वर्ड का आंसर है हो जाएगा, क्योंकि हर एक पे आपको कुछ नहीं करना, आपको मैक्स टू मैक्स 50 वर्ड्स आपको लिखने हैं। मैक्स टू मैक्स 50 वर्ड की बात कर रहा हूँ, ये फिर भी 300 क्रॉस कर जाएगा। चलो 30 वर्ड लिख दो आप। मैक्स टू मैक्स आपको हर एक साइट के ऊपर, हर एक लोकेशन पे 30 वर्ड लिखने हैं। 30 वर्ड कैसे हो जाएंगे? आप सबसे पहले माउंटेन रेंज है उसकी लोकेशन बताइए, उस लोकेशन पे उसकी जो एवरेज हाइट है वो बताइए, और यहाँ के आसपास में, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको चिनूक मिलेगी, जिसको हम डिफरेंट नेम से भी जान सकते हैं, जैसे कि फोहन हो गए, चिनूक हो गई, इस तरीके से कुछ लोकल विंड है उसका भी जिक्र कर सकते हो। जब आप किसकी बात कर रहे हो? एंडीज की। एंडीज के अंदर आप बता सकते हो यहाँ से बड़ी रिवर निकलती है, दैट इज अमेजॉन, और यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट मिलता है, वो भी आप बता सकते हो। अगर आप बात कर रहे हो किसकी? राइन और रॉन की, इसमें अच्छा राइन और रॉन तो यहाँ पे ऊपर रिवर है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहे हो आप किसकी? एल्प्स की, तो एल्प्स में आप क्या मेंशन कर सकते हो? जो रिवर यहाँ पे ड्रेन होती है, जो यहाँ पे फॉरेस्ट मिलता है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, उसके बारे में बता सकते हो। कहाँ पे इसकी लोकेशन है? यूरोप में बता सकते हो। एटलस के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो। और भी यहाँ पे लोकेशन है, जैसे कि ये हो गई आपकी स्कैंडिनेवियन, ये जो माउंटेन रेंज है ये है आपकी स्कैंडिनेवियन, ये हो गई आपकी एप्लेशियन, राइट। तो बहुत सी यहाँ पे माउंटेन रेंज है जिनके बारे में आप जिक्र कर सकते हो। तो मोस्ट प्रिसाइजली यहाँ पे आपको क्या बनाना था? मैप बनाना था, ठीक है, वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करना था, और उसके बाद आपको ये अलग अलग जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जैसे एंडीज के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, राइट, जो अलग अलग माउंटेन रेंज मैंने बताई है उसके लिए कुछ कीवर्ड से मैंने यहाँ पे अलाइन कर दिए, इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। जैसे अभी मैंने एवरेज हाइट की बात की थी, एवरेज हाइट 400 मीटर है, किसमें? एंडीज में मिलेगी। फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे ही आप यहाँ पे 4000 की बात कर रहे हो, आप स्नो लाइन की भी बात कर सकते हो। स्नो लाइन का मतलब क्या है? जैसे जैसे आपकी एयर अपवर्ड मूव करती है, एयर जब अपवर्ड मूव करती है तो उसका टेम्परेचर कितना कूल होता है? 6.5 पर 1000 मीटर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। एडियाबैटिक लैप्स रेट के अंदर क्या होता है वो अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। इसमें ये भी पता होना चाहिए इसके डिक्रीज होने का जो आपकी एयर है वो ठंडी क्यों होती है ऊपर जाते जाते। इसमें 2 बेसिक रीजन है, वो आपको पता होने चाहिए। देखिए लिखना नहीं था, ये बैक ऑफ द माइंड आपके पास नॉलेज होगी तभी आप इस जो वर्ड है स्नो लाइन को लिख पाओगे, क्योंकि जब आप ऐसे वर्ड यूज करते हो ना आंसर में, तो जो एग्जामिनर है वो ये एज्यूम करके चलता है आपने ये वर्ड यूज किया तो इसके बैक की जो नॉलेज है, यानी कि इसको लिखने के लिए, समझने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो आपको है, तभी आप इसको आंसर में लिख रहे हो, राइट। अब स्नो लाइन का मतलब क्या होता है उसी को समझाने के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट और एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो कि क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, यहाँ पे मैं आपको जियोमॉर्फो में ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो पहला क्या होगा? जो सोर्स ऑफ हीट है वहां से आप दूर होते जा रहे हो, और जैसे आप आग से दूर जाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर आपको कम लगेगा, यानी कि गर्मी कम लगेगी। सेम यहाँ पे है। अब ये यहाँ पे आपका होमवर्क है कि सोर्स ऑफ हीट मतलब कि क्या, ठीक है। दूसरा, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है? वाटर वेपर होती है, और वाटर वेपर क्या है? एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है? हीट को एब्जॉर्ब करना, राइट। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो 5 किलोमीटर तक आपकी 90% वाटर वेपर की क्वांटिटी मिल जाती है। 5 किलोमीटर से ऊपर जाओ तो क्या होगा? वाटर वेपर नहीं है। वाटर वेपर नहीं है तो टेम्परेचर वहां पे क्या होगा? ऊपर जैसे जैसे जाओगे, हीट नहीं है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या होगा? कम होता जाएगा, राइट। तो ये कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये यूराल माउंटेन है, ये लीजिए मैं साइड हट गया, लोकेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका कहाँ आएगा? यहाँ पे बना लेते हैं, जो हमारा डायग्राम मिस हो गया था, पूरा बना नहीं पाए थे हम। अरे ये तो ज्वाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो। ये हो गया आपका बोर्नियो आइलैंड, ऊपर आप जापान बना सकते हो, ठीक है। डन, ओके। इसके बाद आपका आ गया एटलस माउंटेन। एटलस कहाँ बनाया था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पे कुछ हाईएस्ट पीक है उनके बारे में आप बता सकते हो। अब आपके दिमाग में पता क्या आ रहा होगा? सर इतना डेटा याद कौन करेगा? बेटा इसीलिए तो बोलते हैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अब एक बात बताओ, अगर आप डेली माउंट एवरेस्ट की बात करो, माउंट एवरेस्ट की बात करो, क्या आपको रटने की जरूरत है? वो आपके फ्रंट ऑफ द माइंड रहेगा। इसलिए बोलते हैं जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसको 3 बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये 3 बार कौन से हैं? एक तो इमीडिएट कर लो, दूसरा
एटलीस्ट 2 डेज बाद। तीसरा तीसरा कब? जब टाइम मिले तब। तीसरा प्रिसाइजली होता है कि आप हफ्ते या 15 दिन बाद उसको दोबारा से रिकॉल कर लो, राइट? डन। अभी ये जो क्वेश्चन है मेन मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ यहां पे मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं ताकि ये जो कुछ कीवर्ड्स है उनको आप देख पाओ इजीली। डन, चले, ठीक है। एल्प्स यूरोप के अंदर है, बताया था मैंने आपको, फ्रांस और इटली के बॉर्डर के ऊपर है। हाईएस्ट पीक 4810, अगर हाईएस्ट पीक 4000 मीटर है यानी कि 4 किलोमीटर हो गई, 4 किलोमीटर हो गई यानी कि बर्फ मिलेगी आपको। स्नो लाइन यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेजिटेशन चेंज होगी यानी कि इकोसिस्टम भी आपको वेरी टाइप में मिलेगा। दूसरा यहाँ पे क्लाइमेट लिख सकते हो, स्टीप टोपोग्राफी मिलेगी आपको, शार्प सीजनल कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, वेजिटेशन अभी मैंने आपको बताया है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इनके अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका हाउ डू द मेल्टिंग, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है ये इस बार। हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्टिक आइस एंड ग्लेशियर ऑफ अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट किसको? वेदर के पैटर्न को। इस बार अगर आपने इस साल गौर किया हो, सितंबर में जो बारिश रुक जानी चाहिए थी मानसून की, वो सितंबर में ना रुक के अक्टूबर पूरे महीने बारिश हुई है। और राजस्थान में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, राजस्थान में काफी सालों बाद ऐसा हुआ है कि सितंबर के महीने के अंदर भी बारिश हुई है और अक्टूबर में भी बारिश हुई है। ठीक है, इसलिए ये सवाल पूछा गया है। तो इसमें मेन कीवर्ड क्या है? मेल्टिंग ऑफ आर्टिक, अंटार्कटिक, वेदर पैटर्न और ह्यूमन एक्टिविटी, ये इसके कुछ कीवर्ड है, इनके ऊपर आपको आंसर करना है। यानी कि इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा गया है? ग्लोबल वार्मिंग पूछा गया। अब ये ग्लोबल वार्मिंग है, रिप्लेस कर दिया है पर्टिकुलर लोकेशन से। तो आपको मैप बनाना है, आर्टिक बताओ, अंटार्कटिक बताओ, फिर इसके बाद आप बताओ वेदर पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंट ड्रॉट आए हैं, फ्रीक्वेंट फ्लड आए हैं, अल नीनो और ला नीना की जो कंडीशन है वो अब्रप्टली चेंज हो रही है, राइट? और यहाँ पे आप चाहो तो सोमाली जेट स्ट्रीम का भी नाम ले सकते हो, यहाँ पे आप मैडन जूलियन ऑसिलेशन का भी नाम ले सकते हो। तो ये क्या है? डिफरेंट वेदर पैटर्न है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अभी मैंने 5 ऐसे ऐसे नाम लिए हैं जो आपके सिर के ऊपर से बाउंस हो गए, जैसे अल नीनो, ला नीना, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, सोमाली जेट स्ट्रीम, और यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंट ड्रॉट एंड फ्रीक्वेंट फ्लड लिया है। इनको समझाने के लिए मुझे एटलीस्ट 1-1 घंटा चाहिए, क्योंकि मेरे को प्रॉपर कॉज एंड रिलेशन बताना पड़ेगा। पेरू चिली करंट कहाँ पे है, कोल्ड करंट क्या होता है, वार्म करंट क्या होता है, और आपकी जो एयर है अपवर्ड कैसे मूव करती है, ये बैकग्राउंड की नॉलेज आपको चाहिए। और इसी को चेक करने के लिए आपसे सिंपल एक सवाल पूछ लिया, ग्लोबल वार्मिंग भी आ गया और प्लस में आपकी कोर ज्योग्राफी भी इसके अंदर पूछ ली गई आपसे। इसे बोलते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन। समझ में आया क्या मैंने क्यों बोला था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? इसमें आपको खुद की मेहनत लगेगी इसको आंसर करने में। ठीक है, 1 मिनट दीजिए बस। सो देखिए, इतनी जल्दी हम 7वें क्वेश्चन पे आ गए। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको और देखते हैं। उसका भी लेवल बहुत अच्छा रखा गया था। डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इंप्लीकेशन, डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इंप्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल। यानी यहाँ पे भी आपसे कोर ज्योग्राफी पूछी जा रही है। समझ में आया? कोर ज्योग्राफी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिनरल ऑयल पता होना चाहिए क्या होता है। फिर उसके बाद मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है, जैसे कि आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, राइट? वहां पे भले ही मिनरल ऑयल नहीं मिलता, लेकिन वो अपने मिनरल्स की वजह से क्या है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। दूसरा, बॉम्बे हाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिगबोई के जो असम के अंदर है उसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ रिफाइनरीज लगाई गई है उसके बारे में पता होना चाहिए। और इसको आप जस्टिफाई करते हुए आना चाहिए कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के जो बेसिक जो चीजें होती हैं कि ऑयल है हमेशा कहाँ मिलेगा? समुद्र जो होता है, जहां पे अगर वेजिटेशन फ्रेश वाटर के नीचे गई है तो वो किस में कन्वर्ट होगी? बताइए किस में कन्वर्ट होगी? कोल में कन्वर्ट होगी या ऑयल में कन्वर्ट होगी? होमवर्क है, चेक करके बताओ मुझे किस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आपके पास आइडिया होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसको आंसर करने के लिए, तभी आप इसको प्रॉपरली आंसर कर पाओगे। देखिए ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट से टफ, थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा टफ क्यों है? अगर आपको ये नहीं पता ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सी जगह पे कौन सा मिनरल मिलता है, यानी मिनरल ऑयल की परसेंटेज कहाँ कितनी मिल रही है, बॉम्बे हाई में कितनी है,
डिगबोई में कितनी है, फिर पानीपत में जो रिफाइनरी है वहां पे कहाँ से आता है, फिर रिलायंस की रिफाइनरी है। अब इसके अंदर देखिए पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आपको डिस्कस क्या करना है कि इससे निपटने के लिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमी का टर्म यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे प्रोसेस चल रही है, यानी देखिए ट्रिकल डाउन को मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर मैं ऊपर से क्या करूं, मेरे पास ये 4 बकेट रखी है नीचे, ठीक है, बना के दिखा देता हूं मैं आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग में आ जाए। देखिए ट्रिकल डाउन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है, देखिए ट्रिकल डाउन का मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस बकेट को भरने की कोशिश कर रहा हूं, चलो ये बकेट भर गई है, उसके बाद क्या होगा, बकेट से एक्स्ट्रा पानी कहां स्पिल ओवर होगा, नीचे, और नीचे ऑलरेडी मैंने एक और बकेट रखी हुई है, तो ये भी भरना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और पानी कंटिन्यू चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए, वो पॉइंट छोड़ दीजिए कि सर अगर किसी ने बंद कर दिया बीच में नल का तो उसका वो छोड़ दीजिए पॉइंट। उसके बाद अगर ये बकेट आपकी पूरी इस तरीके से फिल हो गई है, क्या होगा, नीचे फिर स्पिल ओवर, ये पूरा फिल हो गया, ये क्या हो गया, नीचे स्पिल ओवर, राइट। इस तरीके से ऐसे होगा। इकोनॉमी के अंदर इसी को बोला जाता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर यहां पे 100 रुपए खर्च किए जा रहे हैं टॉप पे, तो जो सबसे लास्ट में पर्सन खड़ा है, सबसे लास्ट में पर्सन खड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाई और जो यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं उसमें जो पैसा खर्च होता है, गवर्नमेंट ये दिमाग में रखती है कि अगर हम एक परिवार को क्या देते हैं, रोजगार देते हैं, वो इन टर्न क्या करता है, पूरी सोसाइटी को काम देता है। अब आपके दिमाग में ये बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर हाउ, सिंपल एग्जांपल, आपके फैमिली में कोई जॉब करता है, 20,000 रुपए है, राइट, 20,000 रुपीज को कैसे डिवाइड किया जाता है आपके एजुकेशन में, आपकी डे टू डे नीड के ऊपर, राइट। और आपके जो डे टू डे नीड के अंदर आप सारी चीज़ें ला सकते हो, जैसे ग्रोसरी हो गई, वेजिटेबल हो गई, सब हो गए। 20,000 थे आपके पास, लेकिन आपने क्या किया, उसको खर्च करना स्टार्ट किया, आपके खर्चे से 10 परिवार और चल पड़े। कैसे, सब्जी वाले के पास पैसा आया, ग्रोसरी वाले के पास पैसा आया, जहां पे आप पढ़ रहे हो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास पैसा आया, राइट। तो इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए जो एससी और एसटी कैटेगरीज थी इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, ये दिमाग में रख के कि अगर एक बार एससी कैटेगरी के किसी एक भी फैमिली मेंबर को नौकरी मिल जाए तो उसका पूरा परिवार पॉवर्टी लेवल से ऊपर आ जाएगा। पॉवर्टी लेवल से ऊपर आ गया, उसके बाद उसमें एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हुआ। क्यों उल्टा हुआ, यहाँ पे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया जो यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी, जिसको हम यहाँ पे एक क्रीम लेयर भी आता है, क्रीमी लेयर की भी एक टर्म आती है, ये पॉलिटी के अंदर आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या हुई, क्रीमी लेयर की प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो पर्सन सबसे पहले जिसको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ वो बहुत ऊपर आ गया, लेकिन उसने मिलने वाले बेनिफिट को छोड़ा नहीं। तो जिसकी वजह से क्या है, जो बेनिफिट अब लोअर लेवल पे इसके पास आना चाहिए था, इसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसे बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इसलिए यहाँ पे जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इंडस्ट्रीज है, इसको आंसर करने के लिए बैकग्राउंड में इकोनॉमी की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं यूपीएससी के अंदर आपसे पूछा एक सवाल जाता है, लेकिन उसको आंसर करने के लिए एटलीस्ट 6 डायमेंशन का दिमाग में बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको आंसर कर पाएंगे, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट, अगर और कोई पॉइंट है तो चलिए। यहां पे आपका एनालिसिस होता है खत्म। इन केस अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि ये भी ऐड होना चाहिए था, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम अपने जो एनालिसिस है उसके अंदर उसको भी ऐड कर पाए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी पूछना हो, नीचे कमेंट आपके लिए ओपन है, हम उसमें आंसर करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर किस चीज का होगा, वेरी सुन हम आपको बता देंगे, राइट, जिस चीज के ऊपर भी हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे। So thank you for watching this lecture up to this point.